कल की क्लास में हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। हमारा जो वायुमंडल है हमारे ऊपर से, मतलब आपके सिर के ऊपर से जो पूरी हवा का क्षेत्र है उसे हम वायुमंडल कहेंगे। तो हमारा जो वायुमंडल है उसको हमने 5 हिस्से में बांटा है। सबसे पहला जो हिस्सा था वो था 0 से 18 किलोमीटर का, उसका नाम था ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, क्षोभ मंडल में ही बारिश होती है, ट्रोपोस्फियर में ही। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। तो कितना ऊपर जाने में कितना टेम्परेचर कम होता है? कुछ आइडिया है? 176 मीटर, 176 मीटर अगर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। 176 और जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए पर्वतों के ऊपर हमें और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। बढ़ाऊंगा, अगले वाले में बढ़ाऊंगा, ठीक है। हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता है। जहाँ पे हमारा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, ट्रोपोस्फियर जहाँ पे खत्म होगा, इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब रुक गया। तो जो हमारा एंड है 18 किलोमीटर पे, जहाँ पर क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज जमीन से 18 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल का वो क्षेत्र जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो अगला मंडल आता है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये 18 से 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में बादल नहीं बनते, स्ट्रेटोस्फियर में बिजली नहीं चमकती, स्ट्रेटोस्फियर में पानी नहीं गिरता। तो हमारे जो प्लेन्स हैं, कमर्शियल प्लेन्स जो हैं, उनके उड़ने के लिए सर्वोत्तम जगह फ्लाइट्स कहाँ उड़ती हैं? स्ट्रेटोस्फियर में, 18 से 50 के बीच में। मेरी धरती में जीवन संभव हुआ, इसका एक और कारण है कि मेरी धरती के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट हमने पहना है। उसको हम कहते हैं, एक परत है, उसे कहते हैं ओजोन परत। ओजोन जो होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिले तो क्या बनता है? O3। O3 को ओजोन कहते हैं। इस स्ट्रेटोस्फियर में, मतलब 18 से 50 के बीच में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हमें किस तरह बचाती है? सूरज से जो हमें रोशनी आती है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी आती हैं, ठीक है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आप जान लो सूरज से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज जो आती हैं, जो मेरी धरती में आएंगी तो मेरे लिए नुकसानदायक है। पानी में पड़ेंगी तो पानी को नुकसान करेंगी, पेड़ों की पत्तियों में पड़ेंगी उनको नुकसान करेंगी। उनको कौन सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन लेयर। तो जो भी हानिकारक किरणें हैं जिसका जो जीवन पे प्रतिकूल असर डालेगी, उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? आपकी ओजोन लेयर, ठीक है। अगले लेयर में जाने से पहले हम ओजोन लेयर के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम की बैठक होती है, कोप, ठीक है। उस बैठक में बात की जाती है कार्बन का लेवल कैसे कम किया जाए। अभी हमने कल की क्लास में हमने ये देखा था कि कार्बन तो मेरे पास बहुत कम है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, इन दोनों को मिलाकर ही 99 हो गया, बचा 1%। 1% में भी तीसरे नंबर पे आर्गन आती है। तो कार्बन तो बहुत कम है, जब कम था तो ज्यादा कैसे हो गया? और ज्यादा होने से इसके क्या ड्रॉबैक है, क्या दिक्कत हो गई? कार्बन का रंग क्या होता है? काला। और काला क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर, हर चीज को सोख लेता है। ठंड के मौसम में काले कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं?
क्योंकि सूरज की रोशनी जो कुछ भी पड़ रही हो मेरे कपड़े, मेरा जो काला रंग है वो एब्जॉर्ब कर ले और मुझे थोड़ी गर्माहट लगे। गर्मी में कभी भी काला रंग नहीं पहनता। उसी तरह जो कार्बन है मेरे जो एटमॉस्फेयर में है, पहले तो ये काम है कि भाई इसको पेड़ लेंगे CO2 के रूप में, ऑक्सीजन और कार्बन का मेल हो जाएगा, CO2 वो ले लेंगे। दूसरा, ये जो कार्बन होते हैं ये सूरज के अच्छे अब्जॉर्बर है, तो सूरज की किरणों को थोड़ा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद थोड़े गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से हमारी जो धरती है उसका टेम्परेचर ये मेंटेन रखते हैं। अगर कार्बन नहीं हो तो रात यहाँ पे बहुत ठंडी हो -250 और दिन यहाँ बहुत गर्म, ठीक है, कार्बन मेंटेन करते हैं। तो अभी जो कोप की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक इसलिए हो रही है कि कार्बन बढ़ क्यों रहा है। बढ़ इसलिए रहा है कि हम कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, कोयला यूज़ कर रहे हैं, उसको एमिशन कर रहे हैं, आसमान में जा रहा है। कार्बन को कोई अब्जॉर्ब नहीं करता है, कार्बन तो आसमान में जाते हैं, एक निश्चित लेवल पे जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। उतने प्रोपोर्शन में पेड़ नहीं लग रहे, वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कार्बन की बहुत बड़ी लेयर बन गई है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब जब कार्बन की लेयर बन गई तो मेरी धरती का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ने लगा। मालूम चल रहा है कि पिछले साल हमारी गर्मी का एवरेज टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस, इस बार गर्मी पड़ गई 48 डिग्री सेल्सियस की, तो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगा। तो ज़्यादा गर्मी हो रही तो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे, जो हमारा वाटर लेवल है, समुद्र का जो लेवल वो बढ़ रहा है। हो सकता है पिछले साल तक मुंबई में मरीन ड्राइव में लोग चट्टानों में उतर जाते थे, इस साल मुंबई के मरीन ड्राइव में चट्टान दिख ही नहीं रही, चट्टान तो डूब गई। इतना पानी समुद्र में आया कहाँ से? तो जो ग्लेशियर है वो पिघल गए, एक्स्ट्रा नदियों में पानी आ गया, पानी समुद्र में चला गया। तो धीमे धीमे कोस्टल एरिया डूब रहा है। जैसे हमारा एक पास का देश है, उसका नाम है फिलीपींस, नाम सुने होंगे। क्या राजधानी उसकी? फिलीपींस की राजधानी माले, माले है वहाँ की राजधानी। 2020 तक फिलीपींस डूब जाएगा, ऐसा रिपोर्ट कहता है। फिलीपींस में 4 लाख लोग रहते हैं बस, पूरा देश है, पूरा एक टापू है, डूब जाएगा वो। बहुत कुछ डूब चुका है, ये भी डूब जाएगा। दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं और ये सोचते हैं कार्बन कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए लग रहा है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स इसलिए लग रहा है कि भाई मालूम चला कि मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं और 10 गाड़ियों से मैं इतना कार्बन निकालता हूँ, तो या तो मैं पेड़ लगाऊँ या तो मैं किसी एक मालिक को पैसा दे दूँ वो पेड़ लगाए। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े देश कार्बन टैक्स दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ओजोन लेयर चल रही, कार्बन कहाँ से आ रहा है? अब जब गर्मी बढ़ेगी मेरे दुनिया में, मेरे देश में, तो हम ठंडक पाने के यत्न वो करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो ठंडक हमें मिलती है फ्रिज से, हमें मिलती है AC से। फ्रिज और AC में गैस चलती है, वो गैस जो होती है उसे कहते हैं CFC, फ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। ये गैस उन यंत्रों में डलती है जो कि टेम्परेचर को पलट देते हैं। सीबेक और पेल्टियर नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इफेक्ट दिया था, सीबेक एंड पेल्टियर इफेक्ट। उनका जो इफेक्ट था, उनका जो प्रिंसिपल था, वो ये कहता था एक तरफ अगर ठंडा है तो दूसरी तरफ हम उसको गर्म करते हैं। हमारा फ्रिज ऐसा ही, अंदर ठंडा तो पीछे जो उसकी रॉड आप छू के दिखाओ गर्म रहती है, AC में भी ही रहता है। तो ये जो गैस होती है, ये गैस पूरी कंज्यूम होने के बाद जैसे जैसे AC चलेगा तो थोड़ी यूज़ होने के बाद उड़ जाती है। उड़ती हुई सीधे कहाँ जाती है? ओजोन मंडल में जाती है, ज़मीन से 50 मीटर ऊपर जाती है और वहाँ जाके ओजोन लेयर के साथ वो डिफ्यूज़ हो जाती है। और डिफ्यूज़ होने के बाद ये जो O3 है इसको बना देती है O2, और O2 बनाने के बाद ये O3 का जो O2 वो नीचे आ जाता है और हम नाक में ले लेते हैं। लेकिन वहाँ से अगर एक O3 घटा तो वहाँ क्या हो गया? छेद हो गया। उस छेद से क्या आ जाती है? हानिकारक किरण। ये छेद बढ़ता जा रहा है। मेरी धरती का 15% हिस्सा खुल चुका है। अभी ये जो छेद हो रहा है ये मतलब दक्षिणी पोल में हो रहा है। 2050 तक पूरी धरती खुल जाएगी। खुल जाएगी तब क्या होगा? तो हम लोग पूरे शरीर में जैकेट पहन के निकलेंगे, आँख उख सब बंद। बाहर निकलेंगे तो UV रेस गिरेगी, लेकिन हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर बाहर ऐसे निकल जाएंगे तो 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे, इतनी देर में इतनी UV रेस गिरेंगी कि हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, हम 2 दिन में चले जाएंगे, मर जाएंगे।
ओजोन परत को वापस बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने ऊंचाई में ही O2 O3 बनता है, क्योंकि नीचे में तो O2 बन जाता है, O2 हम लेते हैं। इतनी ऊंचाई में जाके लैब बनाएं और हम लैब लगाएं और O3 निकालें तो अलग बात है, इतनी ऊंचाई में तो उड़ने वाली लैब नहीं बना पाएंगे। तो हमारे पास ये मतलब काम बचा है कि हम इसके डिप्लीशन को, इसके क्षरण को कम करें। इसलिए हम हर साल मिलते हैं, बस मिलते हैं दुनिया के सारे देश के बड़े नेता, जहाँ का मुखिया PM तो PM पहुँचता है, जहाँ का प्रेसिडेंट है वहाँ प्रेसिडेंट पहुँचता है, और सब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, यानी कोप के समय, कोप 16 हो चुका है, शुरू हुआ नहीं, 16 की 16 हो चुका, कोप 16, कोप 17 होगा, 18 होगा, लेकिन बस बात ही करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमें चलना पड़ेगा इस दायरे में। अब हम चलते हैं इसके ऊपर वाले में। और हाँ, एक बात और, स्ट्रेटोस्फीयर में जब ये सूरज की रोशनी सोखता है, ये यूवी रेस सोख रहा है, तो यहाँ भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आके सूरज की रोशनी रुक रही है ना। तो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है, 18वें किलोमीटर पे यहाँ पे टेम्परेचर -58 हो जाता है, -58, इतना कम हो जाता है। फिर -58 से 0 भी होता है और थोड़ा बढ़ता भी है। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर सूरज की हानिकारक किरणों को एब्जॉर्ब कर रही है। मेसोस्फीयर, ये 50 से 80 किलोमीटर का दायरा, 50 से 80 किलोमीटर का इसका दायरा है। पूरा आसमान यहाँ पे साफ है, जब साफ है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, फिर से गिरेगा, फिर से यहाँ गिरेगा टेम्परेचर, क्योंकि ये कोई रेस को तो एब्जॉर्ब कर नहीं रहा है, कुछ और काम भी नहीं कर रहा है। ठीक है, 30 किलोमीटर का दायरा है, इसको हमने मेसोस्फीयर। ध्यान रखो, जहाँ भी जो क्षेत्र खत्म होगा उसका नाम पॉज हो जाएगा, इसका भी स्ट्रेटो पॉज होगा, कहाँ होगा, 50वें किलोमीटर पे। इसका भी मीजो पॉज होगा, कहाँ होगा, 80 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थर्मोस्फीयर। अस्सी से 460, इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। कुल 960 किलोमीटर का मेरा वायुमंडल है, 960 का। थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। थर्म मतलब होता है हीट, तो यहाँ भी टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बात करते हैं। इतनी ऊंचाई पे जो भी गैसेस हैं वो अपने यौगिक रूप में, मतलब कंपाउंड रूप में नहीं रह पाते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CO2 है, ठीक, ये इसका कंपाउंड है, क्योंकि C के एक अणु और O के 2 एटम जुड़े हैं, ये इसका कंपाउंड रूप है। अब मैं बोल रहा हूँ ये अपने कंपाउंड रूप में नहीं रह पाता, मतलब ये इसका इसे कहते हैं आयंस रूप में आ जाता है। आयंस में होता है, आयंस मतलब होता है इनके ऊपर चार्ज आता है, प्लस या माइनस। सिंपल सी बात है। अब अपने घर परिवार मोहल्ले में किसी से उधार लो तो थोड़ी सी इज्जत आपकी कम होती है, और जो उधार देता है उसकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ती है। जिसको प्लस चार्ज मिलेगा, मतलब उसने उधार दिया, इसको माइनस मिला, उसने उधार लिया, तो यहाँ पे पैसा लेन देन तो होता नहीं, इनके पास लेन देन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन के पास 2 प्लस है, O के पास 2 माइनस, मतलब इसने 2 लिया, इसने 2 दिया, ठीक है। एक O और है तो ये भी 2 माइनस, ठीक है। चार्ज हो गया इनके ऊपर चार्ज आ गया प्लस और माइनस का। इन्हें इस तरह के रूप को कहते हैं आयोनिक फॉर्म, आयन के रूप में आकर।
तो इतनी ऊंचाई पे थर्मोस्फीयर में जो भी गैसेस हैं वो अपने आयनिक रूप में टूटी रहती हैं, प्लस और माइनस के रूप में। ठीक, अब सेम चार्ज मतलब प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाता है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षण और विकर्षण का नियम जो है। तो इधर का अभी मैंने इसका दूसरा नाम बोला आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्यों बोला, आयन मंडल क्यों बोला, क्यों यहाँ पे आयन के रूप में रहते हैं। अब ये आयन के रूप में रहते तो इसका हम क्या यूज कर पाए, हमें जब लंबी दूरी पे अपने सिग्नल्स भेजने हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन कराने हैं उसके, या फिर हमें एफएम चलाना है, तो हम अपने सिग्नल्स को ऊपर खींचते हैं। यहाँ जब पहुँचते भाई यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं, उनको यहाँ नहीं रोकने वाला, यहाँ नहीं, यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ प्लस माइनस के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, सिग्नल प्लस का था, प्लस के करीब पहुँचा, प्लस ने उसको फेंक दिया तो वो वापस टकरा के आ गई। ठीक, हम इतनी ऊपर इनको क्यों फेंक रहे हैं, मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति को कोई बात कहना है तो मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ ना, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर तक मेरी आंखें नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई बाइनोकुलर दूरबीन जो देख पाओ। लेकिन अगर कोई पहाड़ी में चढ़ जाए तो पहाड़ी से उसको देख सकता है, क्योंकि वो ऊंचाई में, तो मैं पहाड़ पर तो चढ़ूंगा नहीं, तो मैंने अपने सिग्नल को ऊंचाई में फेंक दिया, ऊंचा ऊपर जाके वो देख लेते हैं एग्जैक्ट। हम अगर एफएम ट्यून करते हैं तो बोलते हैं 94.3 एफएम चैनल ट्यून करो। ट्यून मतलब ये होता है कि हमारे आसमान में, इस वायुमंडल में वेव्स दौड़ रही हैं, वेवलेंथ इनकी दौड़ रही है, यहाँ पे उनका एक निश्चित नंबर दे दिया हमने, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे और अच्छे से उनको। उस नंबर जब आपने 94.3 ट्यून किया तो आपका मोबाइल उसी फ्रीक्वेंसी को कॉल करता है, और उस फ्रीक्वेंसी में तो गाना बज रहा है, उस फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है। ट्यून मतलब होता है आ जाओ दोस्त मिल जाओ, ये होता है ट्यून। और उसके बाद जो वहाँ बज जाए वो आपको सुनाई पड़ जाता है। तो इस चौथे मंडल का प्रयोग हम अपने लॉन्ग वेव, लंबी दूरी के सिग्नल भेजने के लिए करते हैं। वॉकी टॉकी रेडियो आप लोग फिल्मों में देखा होगा, अभी हमारे पास MCT है ही है यहाँ पे। MCT का फुल फॉर्म क्या है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। ठीक है, वहाँ पे सिग्नल्स उन लोग जब आते हैं तो उनकी वर्दी में सिग्नल्स लिखा रहता है बैचेस में। सिग्नल्स मतलब यहाँ से जो कोई भी ट्रेंड हो रहा है, छोटा या बड़ा अधिकारी, वो जाके इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन बनाएगा। दूर से दूर कहीं भी हो गए, एक चलता है लेकिन अपना बस्ता कॉल करता है, इतने को मारा, इतने हैं, हम मर गए। इसका प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं। ठीक, जब यहाँ पे सिग्नल्स आ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। मतलब सबसे नीचे टेम्परेचर कम हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर कम हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे। और इसके बाद है सबसे बाहरी मंडल, उसे बाह्यमंडल कहते हैं, इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं, EXOSPHERE, एक्सोस्फीयर। ठीक, कोई खास चीज़ नहीं है, बस ये जो बची हुई जगह थी, जो बचा हुआ एरिया था, उसको हमने एक्सोस में डाल दिया, बाह्यमंडल में। इसका मेन काम ये होता है, कोई भी अगर बाहरी चीज़ मेरी, जैसे हमने पढ़ा है उल्का पिंड या मीटियोर्स कुछ गिरते हैं यहाँ पे, तो उनमें आग लगा देता है। बहुत को तो इन लोग यहीं पे तोड़ के रख देते हैं, नीचे आने देते हैं। इतनी 960 किलोमीटर को चीर के आने वाला भी बहुत भारी होना चाहिए। तो मालूम चला कि आ रहा था 5 किलोमीटर का, यहाँ गिरा तो इतने टुकड़े बराबर, क्योंकि बाकी सब तोड़ दिया इन लोगों ने। ठीक है, और धरती का ग्रेविटेशन इतना मजबूत नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ है। हम, आप लोगों ने देखा होगा लोग स्काई डाइविंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई अपना प्लेन यहाँ ले जाए तो जाएगा नहीं प्लेन, और मान लो चला भी गया तो वहाँ से यहाँ अगर कूदना चाहेगा तो वो कूद जाए, कभी नीचे नहीं आ पाएगा, वो यहीं फंसा रह जाएगा, वहीं झूला झुलाएगा उसको बादल, नीचे नहीं आ पाएगा। एक लेवल है, धरती के गुरुत्वाकर्षण का भी एक एरिया है कहाँ तक वो खींच सकता है। और आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा होगा, जब वो गिरते हैं तो पहले तो वहीं गोल घूम जाते हैं, बहुत धीमे धीमे, जैसे वो पास आते तब उनकी रफ्तार भी तेज होती है, पहले उनकी रफ्तार बहुत धीमे रहती है, क्योंकि हमारी अर्थ का उतना ग्रेविटेशन वहाँ काम नहीं करता। तो ये है आपका वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, 5 में बटा हुआ है, 0 से लेकर 960 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है।
5 हिस्सों में हमने इसको बांटा है, इतना ही मेरे पास हवा है। ठीक, थोड़ा हमने इसको यहाँ पे ओजोन लेयर को तो हमने पूरा खा ही लिया। तो प्रलय आएगा, प्रलय इन सब रूपों में आएगा कि हम रोड में चलेंगे 2 घंटे बाद हम मर जाएंगे, चलते चलते ही लेट जाएंगे। तो ये हुई धरती के ऊपर की बात। अब चलते हैं धरती के अंदर, बोरिंग करते हैं। धरती के अंदर चलने के लिए पैर जमीन पे होने चाहिए, और जमीन पे पैर होंगे मतलब हम लिथोस्फीयर में रहेंगे, स्थल मंडल में। ठीक, आप यहाँ खड़े हो, आप कहीं भी खड़े हो गए, आपको जमीन के अंदर घुसना है तो आपको ड्रिल करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा। ये सेंटर है, ठीक है। अर्थ की रेडियस क्या है? रेडियस मैंने लिखवा ही नहीं आप लोगों को, आप लोगों को तो इक्वेटर को आधा करना है। ऐसे समथिंग नहीं, एक्यूरेट एक्यूरेट बताओ। 12,700 इक्वेटर कितना है वो, मतलब डायमीटर कितना है? ठीक, उसको आपने आधा कर लिया, जितना भी कर लिया आप लोग जाने। मैं ऊपर हूँ, ऊपर मतलब 0 किलोमीटर, 0 मीटर पे गड्ढा कर रहा हूँ। कितना गड्ढा किया? तीस किलोमीटर। आज तक ऐसी कोई बोरिंग मशीन नहीं बनी दुनिया में इतना गड्ढा कर सके। हम लोग तो मार्कर से कर रहे हैं। तो 0 से 30 किलोमीटर तक का दायरा क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी, टॉप लेयर। इसी क्रस्ट के सबसे ऊपर जो होता है वो सॉइल होती है। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी को भी पढ़ना है। चट्टान का ही रूप है, लेकिन रॉक का सबसे स्मॉलर पार्ट है, रॉक का सबसे स्मूदर पार्ट है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 0 से 30 किलोमीटर में क्या है? क्रस्ट। हम ऊपर गए, हमने टेम्परेचर कम किया ना, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ेगा। हर 32 मीटर गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर गड्ढा किया नहीं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर अभी यहाँ 28 है तो 32 मीटर गहराई में जाने पे 29 हो जाएगा, 64 में जाने पे 30 हो जाएगा। 30 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 30,000। मान लो इसको 32 नहीं, इसको 30 मानो, लेट करो 30। तो हर 30 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, तो 30,000 मीटर में 1,000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो हम अगर क्रस्ट में ही अंदर घुस जाएं तो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि 1,000 डिग्री सेल्सियस तो यहीं पे तापमान है, और अंदर जाएंगे तो और बढ़ेगा, ठीक है। इस क्रस्ट का जो अपर पार्ट में हमें 2 तरह के मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यही बस मिलते हैं, मिलते सब हैं। जमीन में खोदने पे कोयला भी निकलता है, हीरा भी निकलता है, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है यहाँ पे 2 मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, हायर परसेंटेज में। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसलिए मैंने लिखा है सियाल, SIAL। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यहाँ पे ज्यादा मिलता है, मतलब अपर क्रस्ट में या आउटर क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम बहुत है। इनर क्रस्ट में सीमा मिलती है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम।
इसके अंदर उतरते हैं। अब हम क्रस्ट चले गए। मेंटल, अगला जो पार्ट है वो मेंटल है। इसकी जो चौड़ाई है वो टॉप से कितना है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर चौड़ा है मेंटल। मेंटल में जो चट्टान मिलती है, पहले तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, जो मिलेगा वो लावा होगा, सब पिघल गया होगा। लेकिन जो भी है मेंटल में सबसे ज्यादा बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों को और जब चूरा हो जाता है, जब बहुत ग्रेनुअल हो जाता है, तो काली मिट्टी के, काली मिट्टी, प्योर काली मिट्टी नहीं लेकिन काली मिट्टी है। बेसाल्ट चट्टान में कॉफी अच्छी होती है। हमारे है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पूरा बेसाल्ट चट्टान पे ही है। तो 0.37 मतलब 0.37 नहीं, 0 यहाँ से, ठीक है, 30 से 2900 में क्या होगा आपका मेंटल। और सबसे अंदर है कोर। छह 6371 किलोमीटर ये कोर का एरिया है। कोर का जो इनर एरिया है, देखो ये पूरा ठोस है, इतना यहाँ पे लिक्विड नहीं, मॉल्टन नहीं, मेंटल मॉल्टन है, पिघल चुका है। कोर का जो आउटर कोर है, आउटर कोर पिघला हुआ है मतलब मॉल्टन है, लेकिन इनर कोर सॉलिड है। इनर कोर सॉलिड, तो इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर मॉल्टन है। यहाँ पे दो मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, उनका नाम है नीफे, Ni निकल, Fe आयरन। निकल और आयरन यहाँ बहुत है। हम इतनी अंदर तक खुदाई नहीं कर पाए, कभी ना कर पाएंगे। हमारी बोरिंग कितनी होती मैक्सिमम, 700 फीट में होती। 700 फीट मतलब मोटे तौर पे 225 मीटर। 1 किलोमीटर तो कभी खोदा ही नहीं हमने। वो तो नेचर ने जहाँ खोद दिया वो समुद्र है, वो हम देखे, हम नहीं खोद पाए। तो हमारे पास तो इतना खोदने को है, 6371 किलोमीटर। मतलब अगर प्रूफ करे भगवान है कि नहीं, तो भगवान है। क्यों? ये पूरी धरती एक आग के गोले पे बैठी है ना, पूरा गर्म है, कभी भी फट जाएगा ये। हम जिस पर पैर रखे हैं वो जल रहा है, अंदर से गर्म है, तो ऊपर से कौन बचा रहा है? भगवान। तो फिर देखो हर 32 मीटर, मैंने बोला 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तब आप 6371 किलोमीटर तो इसका रेडियस है, कितना टेम्परेचर होगा, जितना होगा घर में निकाल देगा। ठीक है, तो सूरज मामा दूर है, सूरज मामा के छोटे भाई के ऊपर हम खड़े हैं, ये भी गर्म है। ठीक, जब अर्थ पहली बार बनी थी तो पूरी अर्थ जल रही, अंदर से जल रही थी, बाहर भी जल रही। ठीक है, उस पर बारिश हुआ, वो ठंडी हुई, बहुत करोड़ों साल में अर्थ बनी। तो हमारी ऊपरी जमीन तो ठंडी है, लेकिन अंदर की जमीन आज भी गर्म है। वो तब की फॉर्मेशन के टाइम से ही गर्मी है। और जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर वो गर्मी बाहर निकालती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सब कहते हैं ज्वालामुखी, वॉल्केनो। तो मेरी अर्थ का ये अंदर का हिस्सा, क्रस्ट मेटल कोर, 3 हिस्से हैं, उनका आपको स्लैब याद रख लेना है, यहाँ पे क्या है वो याद। ये मेरी अर्थ के अंदर का हिस्सा।
अब इसी लिथोस्फीयर पे हैं हम, स्थल मंडल पे हैं, तो अब बात करते हैं रॉक्स की, चट्टानों की। ठीक, मेरी पूरी धरती में चट्टान चट्टान है, अंदर हो जाए बाहर। तीन तरह की चट्टानें हैं। पहली इग्नियस रॉक, मतलब आग्नेय चट्टान, आग्नेय यानी इग्नियस रॉक, इसे प्योर रॉक भी कहते हैं, शुद्ध चट्टान। आग्नेय चट्टान है तो अग्नि से बनी है। मेरी धरती से में जब भी कहीं ज्वालामुखी निकलता है, क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, वो सब देख लेंगे। देखिए, जब ज्वालामुखी निकलता है तो बाहर क्या फैलता है, मैग्मा, अंदर लावा रहता है। ठीक है, लावा फूट पड़ा, लावा फूटना मतलब अंदर लावा था, वो बाहर निकला, जैसे बाहर निकलेगा उसका नाम बदल जाता है मैग्मा। ठीक, ज्वालामुखी फटा, धुआं निकला, गुबार निकला, कीचड़ निकला, जलती हुई चट्टानें निकली, सब फैल गई चारों, पानी पड़ा, हवा पड़ी, ठंडा हो गया। तो वो जो चट्टान जब गरम से जब ठंडी हुई तो ठोस हो गई। ठीक, वो चट्टानों कहते हैं आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक। इन चट्टानों का स्रोत ज्वालामुखी है, वॉल्केनिक इरप्शन है। इन चट्टानों में किसी भी तरह के जीवाश्म नहीं मिलते, मतलब फॉसिल नहीं मिलते, क्योंकि इंसान मरता है, गड़ जाता है, जानवर मरता है, गड़ जाता है, पेड़ मरता है, गिर जाता है, गड़ जाता है, लेकिन गड़ जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि पाताल लोक में जाके फिक्स हो जाएगा। वो धरती लोक में ही 100-200 मीटर दबा होगा, और कितना जाएगा भाई। हम कब्र गाड़ते हैं किसी की, तो ऐसा नहीं कि 2 माला गड्ढा कर गिरा देते हैं, थोड़ा सा करते हैं फिर कर देते हैं, मतलब वो सब सॉइल में ही रहता है। तो इतनी अंदर से जब ये वो ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें किसी भी तरह का जीवाश्म नहीं होता, ना उसमें पेड़ पत्ते मिल सकते हैं, ना उसमें इंसान के कुछ अंश मिल सकते हैं, ना किसी जानवर। हाँ, जहाँ ये काम हुआ, जहाँ ये चट्टानें बाहर आई, वहाँ कोई गाय, बैल, जानवर, कुत्ता जाके मर गया, तो उसकी इस चट्टान की जो ऊपरी परत है उसमें मिल सकता है, लेकिन इसके इनर कंपोजिशन में कभी भी जीवाश्म नहीं मिलता, मतलब ये जीवाश्म रहित चट्टान है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के फॉसिल नहीं मिलते, फॉसिल फ्री रॉक, आग्नेय चट्टान। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का। दूसरे हमारे पास पूरी दुनिया में 3 ही तरह की चट्टानें हैं, ये इनकी प्राकृतिक संरचना बता रहा हूँ। नाम अलग हो सकता है, मार्बल दुकान में जाओगे तो 100 तरह के पत्थर दिखा देगा, कहने को रॉक ही है, लेकिन वो उनका मतलब इसे हम कहते हैं इंसान द्वारा दिया गया नाम, लेकिन इसके जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के हिसाब से वो 3 तरह चट्टान होगी। दूसरी जो चट्टान है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री चट्टान, या उसे कहते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कैसे बनती है? चट्टान पड़ी हुई है, उसके ऊपर धूल आई, पानी पड़ा, ठीक है, कीचड़ आ गया, साल दर साल वो नीचे दबती चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल नीचे दबती है। जैसे वो नीचे दबती जाती है तो उनको पहले तो उनका अजीब इरेगुलर शेप होता है, कैसे भी चट्टान होती है, लेकिन जैसे वो नीचे दबती चली जाती है उनका एक शेप फिक्स होता चला जाता है, प्लेट्स की प्लेट्स बन जाती हैं। उन चट्टानों को हम कहते हैं अवसादी चट्टान, मतलब जिसे हम कहते हैं हवा के विंड के द्वारा, रेन के द्वारा, ठीक है, इंसानों के द्वारा वो किसी भी तरह दबती चली गई, तो कई सालों में, कई लाखों सालों में उसका रूप बदल जाता है, वो कहलाता है सेडिमेंट्री चट्टान। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोयला।
चूना पत्थर लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, ये सब बाहर नहीं है कि हम ऐसे निकालेंगे, खोदना पड़ता है, लेकिन ये कभी तो ऊपर थे, लेकिन समय के साथ साथ नीचे पहुंच गए, उनके ऊपर मिट्टी आ गई, इन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान। तीसरा नंबर जो है, सॉरी इग्नियस तो हो गया है, तीसरे नंबर की मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक इन्हें कहते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक, मेटामॉर्फिक को कहते हैं कायांतरित चट्टान। काया में ही बदलाव हो गया, जो जैसा आपका स्ट्रक्चर था वैसे ना होके आप चेंज हो गए। ठीक है, तो समय के साथ रूप बदल जाता है इनका। ठीक है, मतलब ऐसी चट्टानें तो इग्नियस भी हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है, लेकिन सबका ही लाखों सालों में इनका रूप बदल गया, तो वो हो जाती है मेटामॉर्फिक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मार्बल।